क्षेत्र की ओर से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर दोनों का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। और इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आज ये विचार गोष्ठी भी रखी है। तो बहुत सारे साथियों ने मूल निवासी संघ के बारे में, फुले अम्बेडकर के आंदोलन के बारे में बातचीत रखी। अब कुछ बातें मैं भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बात तो अभी जो देश में जो जैसे हालात चल रहे हैं, उन हालातों पे बात की भी करनी चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले क्या चाहते थे उसका विश्लेषण हमें करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे? रूल ऑफ लॉ, मतलब वो कानून का शासन चाहते थे, लेकिन वो तो नहीं हो रहा देश में। रूल ऑफ मैन, मतलब आदमी का शासन, मतलब लोगों की में कितनी मानसिक विकृति आ गई। लोग इस देश में ऐसे कह रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी के बाद क्या कोई विकल्प ही नहीं है। और मतलब पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई विकल्प नहीं। जैसे क्या नरेंद्र मोदी नहीं था जब देश नहीं चल रहा था? क्या नरेंद्र मोदी मर जाएगा तब देश नहीं चलेगा? क्या इस देश की मां बहनों ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए? क्या इस देश में सारे हिजड़े पैदा हो गए कि नरेंद्र मोदी के अलावा? और पढ़े लिखे लोग अगर ये बात करते हैं तो ये कितनी चिंताजनक बात है कि इस देश में विकल्प ही नहीं है। ये एक ऐसी मानसिकता क्यों बनाई जा रही है? इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और वो षड्यंत्र हम क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमारा कोई भी संगठन मजबूत संगठन नहीं है, उसके ट्रेंड कार्यकर्ता नहीं है, प्रशिक्षित कार्यकर्ता नहीं है। अगर ये दो चीजें हम खड़ी कर लें तो ये हो। इसलिए आज हमें संगठन और सिस्टम की जरूरत है। फुले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए संगठन और सिस्टम, लक्ष्य, उद्देश्य, इनको समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी संगठन देश में काम करता है उसका एक लक्ष्य होता है। तो जैसे मूल निवासी संघ है, बामसेफ ने ऑफशूट विंग बनाई तो उनका भी कुछ मकसद है। क्योंकि बामसेफ क्या है? नॉन पॉलिटिकल है, नॉन रिलीजियस है, नॉन एजुकेशनल है, नॉन चैरिटेबल है। हालांकि ये सैनी सभा धर्मशाला की हमें जगह मिली, ये हमारे काम आई, लेकिन बामसेफ क्या कहता है? जैसे नॉन पॉलिटिकल, बामसेफ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, किसी पार्टी विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। क्यों नहीं जुड़ा हुआ? क्योंकि हमारे लोग अलग पार्टियों में बटे हुए लोग हैं। हमने उन सबको इकट्ठा करना है। जैसे वो जाति में बटे हुए लोग हैं, अलग अलग जाति में, ऐसे ही वो पार्टियों में बटे हुए लोग हैं। और बामसेफ का मकसद क्या है? उन साथियों को इकट्ठा करना। क्योंकि हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। टुकड़े टुकड़े का मतलब हमारा बहुत सारी जो हमारी ताकत थी, तो उस ताकत की भी क्या होगा? जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे जाति के नाम पर, ऐसे ही हमारी शक्ति के भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। अगर इन टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ताकत निर्माण हो जाती है। तो इसलिए ताकत निर्माण करनी है तो हमें इन सारी जातियों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो जातियों में बटे हुए लोग हैं। और जो इन टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए अलग अलग पार्टियों में बिखरे हुए लोग हैं, उन सबको भी इकट्ठा करना पड़ेगा, तब ये मकसद हासिल हो सकता है। दूसरा, बामसेफ, आप अगर एक पार्टी से हम जुड़ जाते हैं तो बाकी लोग हमारी बात सुनने वाले नहीं है। दूसरा, नॉन रिलीजियस।
कि वामसेप संगठन है वो गैर धार्मिक है, उसे वो किसी धर्म विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि हमारे लोग मुसलमान भी हैं, हमारे लोग सिख भी हैं, हमारे लोग ईसाई भी हैं, हमारे लोग हिंदू भी हैं और हमारे लोग बौद्ध भी हैं। तो इन सबको हमने इकट्ठा करना, एक जगह लेकर के आना। इसलिए वामसेप ने अपने आप को नॉन रिलीजियस रखा, गैर धार्मिक रखा। नॉन एजुकेशनल वामसेप संगठन ने अपने आप को नॉन एजुकेशनल रखा कि सड़कों पर आकर के हम संघर्ष नहीं करेंगे। लेकिन वामसेप ने उसकी पूर्ति के लिए क्या बनाया? मूल निवासी संघ। ये मूल निवासी संघ सड़कों पर आकर के धरना प्रदर्शन करेगा। ये धरने अब किसानों के आंदोलन में भी मूल निवासी संघ के लोग शामिल हुए। तो ये इसलिए हम ये नहीं चाहते, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो वामसेप क्या करेगा? वामसेप ऐसे काम करने वाले लोग निर्माण करेगा, जैसे नॉन चैरिटेबल। हम सैनिक सभा धर्मशाला के इसमें कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम लगा, तो यहां पर हमें ये जगह मिल गई, अच्छा काम है। लेकिन वामसेप संगठन ने अपने लिए संगठन डिसाइड किया कि हम इस तरह के कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे देश का कल्याण चाहते हैं, हम हर आदमी का कल्याण चाहते हैं, क्योंकि हम जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हर छोटा लक्ष्य बड़े लक्ष्य का दुश्मन होता है। तो हमने एक बड़ा लक्ष्य रखा कि भाई सभी जातियों को इकट्ठा करना है, हमारी राष्ट्रव्यापी समस्या है और राष्ट्रव्यापी समस्या के लिए राष्ट्रव्यापी ही समाधान है। इसलिए राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना पड़ेगा। जैसे हमारी कुरुक्षेत्र में जो समस्या है तो कैथल में भी समस्या है, हमारी कैथल में समस्या है तो रेवाड़ी में भी समस्या है, हमारी हरियाणा में समस्या है तो पंजाब में भी समस्या है, पंजाब में समस्या है तो झारखंड में भी समस्या है, झारखंड में समस्या है तो महाराष्ट्र में भी समस्या है। तो इसलिए हम एक गली मोहल्ले का संगठन बना करके, जिले का संगठन बना करके इन समस्या, तो इसलिए वामसेप संगठन ने ये अपने आप को बाउंड किया 4 बंदिशों में। लेकिन उन बंदिशों का समाधान निकाला कि भाई ये काम वामसेप के लोग नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन मूल निवासी संघ करेगा। तो मूल निवासी संघ के माध्यम से ये काम करना चाहिए। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि महापरिनिर्वाण दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस पर यह बात कि हमें संकल्प लेना चाहिए इन महापुरुषों का आंदोलन क्या था और वो आंदोलन कैसे पूरा होगा, उसको कैसे हासिल किया जाएगा। तो इसलिए आज ये स्थिति साथियों, आज आप देख रहे किसान आंदोलन चल रहा है। अब किसान आंदोलन के बारे में लोगों को क्या लगता है? किसानों का मुद्दा है, लेकिन ये किसानों का मुद्दा नहीं है, इस पर मीडिया भी चर्चा नहीं कर रहा। ये पूरे देश का मुद्दा है, पूरे देश की जनता का मुद्दा है, लेकिन इस तरह की चर्चा नहीं हो रही। पूरे देश का मुद्दा क्या है? ब्राह्मणवादी मीडिया कभी उसको पंजाब के किसानों का मुद्दा बता रहा है, कभी सिखों का मुद्दा बता रहा है, कभी उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको कह रहा है खालिस्तानी लोग हैं, तो खालिस्तान समर्थक। अरे तुम भी तो हिंदू की बात करते हो। जब भारत का संविधान में लिखा धर्मनिरपेक्षता, तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, तो सिख क्यों नहीं कहेगा कि खालिस्तान होना चाहिए? लेकिन वो जानबूझ के एक षड्यंत्र के तहत देश को गुमराह कर रहा है। इस देश का मीडिया सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है जो इस देश का मीडिया है। अब ये जो मुद्दा था, मुझे नहीं लगता किसी टीवी चैनल वाले ने इस पर की सही राय दी होगी। सही राय मैं क्यों कह रहा हूं? एक जनता का मुद्दा, देश का मुद्दा है, बल्कि किसानों का भी मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, देश की जनता का मुद्दा है। देश की जनता का मुद्दा कैसे है? मैं एक उदाहरण देकर के आपके सामने बताऊंगा। आप मान लीजिए तीनों काले कानून लागू होते हैं। पहली बात कि ये कानून लेकर के आए, ये कानून ही गलत तरीके से लेकर के आए। उसके लिए पर्वत समिति के पास जाना चाहिए था, एजेंडे पे जनता की राय मांगनी चाहिए थी और देखना चाहिए था किस किस वर्ग पर ये जो कानून लेकर के आ रहे हैं, तीनों कानून, उनका क्या असर पड़ेगा। उस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी और उसमें लोगों
जवाब देने चाहिए थे, सांसदों को जवाब देने चाहिए थे आपस में, लेकिन वो प्रक्रिया अपनाई गई क्या? नहीं अपनाई। तो नहीं अपनाई गई। पहली बात तो ये जो कानून लाए गए, तीनों काले कानून, ये असंवैधानिक तरीके से लाए गए। इसमें संविधान को दरकिनार किया गया, इसमें आम जनता की राय को दरकिनार किया गया, इसमें किसानों की राय को दरकिनार किया गया। किसानों के जो मुद्दे थे वो आने चाहिए थे उस तरीके से, लेकिन नहीं है। पहली बात तो यही सरकार ने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी, इसके ये जो तीनों कानून अगर लागू होते हैं तो क्या क्या असर होगा? आप मान लीजिए, अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई खरीद करती है जो भी अनाज वगैरह जो फसल पैदा होती है, उससे 6% राज्य को आय होती है। और ये जो कृषि का मामला है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है एक तरह से, इस पर राज्य कानून बना सकता है संविधान के मुताबिक, लेकिन डायरेक्ट केंद्र सरकार बना रही। पहली बात राज्य का मुद्दा, और राज्य को जो भी खरीद होती थी 6% आय होती थी हमारे जैसे हरियाणा को, पंजाब को, वो आय खत्म हो जाएगी राज्य की, जिसको हम अपने विकास कार्यों पर लगाते थे। इससे 2.5% आड़तियों को मिलता था, उनकी आय खत्म हो जाएगी, उनके धंधे चौपट हो जाएंगे। अब आप सोचेंगे चलो आड़ती है, उनके धंधे चौपट हो जाए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा मतलब। लेकिन भाई देखिए, इसका आम मजदूर को, आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है तीनों कानूनों का। कैसे होगा? आपने पता है ये जो अंबाला से लेकर के दिल्ली तक है, जो कोल्ड स्टोरेज, जो आलू को स्टोर करने के गोदाम थे, वो अडानी ने खरीद ली। अभी आप कितना 50 रुपए किलो आलू खरीद रहे हैं, क्योंकि किसान लेकर के गया उधर आलू, तो उसने मना कर दिया, गोदाम तो अडानी ने खरीद लिया। अब उसने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो मैक्सिमम आलू बेच दिया। अब अडानी और अंबानी के जो गोदाम है वहां से सस्ता मिलेगा क्या आपको? तो क्या नुकसान होगा इससे? इससे जो सरकारी डिपो पर, राशन डिपो पर, राशन कार्ड पर जो गरीब मजदूर वंचितों को जो चीजें मिलती थी, गेहूं मिलता था, दाल मिलती थी, वो सारी स्कीमें बंद हो जाएंगी। ये कितना बड़ा नुकसान होगा, इसकी मीडिया चर्चा कर रहा है क्या? इसके साथ मार्केट कमेटी खत्म हो जाएगी। एफसीआई सरकारी जो एजेंसी है, जो एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जो खरीदता था अनाज वगैरह, उसका स्टॉक करता था, जब सरकारी खरीदेगी नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदेंगी तो उसके पास पहुंच जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बंद हो जाएगा, एफर्ट बंद हो जाएगा, वेयर हाउस बंद हो जाएगा, हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड बंद हो जाएगा, कृषि विपणन मंडी बोर्ड। ऐसे कितने सारे डिपार्टमेंट हैं जो किसान या कृषि से जुड़े हुए हैं, सारे बंद हो जाएंगे। उनके कर्मचारियों को घर भेज दिया जाएगा, आगे नई भर्ती बंद हो जाएगी। आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो कि हम नौकरी लगाएंगे, कहां लगाओगे? तो इसलिए यह मुद्दा नौजवान का है, यह मुद्दा छात्र का है, ये मजदूर का मुद्दा है, ये कर्मचारी का मुद्दा है, ये देश की जनता का मुद्दा है। लेकिन इस देश का मीडिया क्या कह रहा है? किसानों का मुद्दा है। किसानों क्या असर होगा? तो ये सबको प्रभावित करने वाला है। हर आदमी आलू खाता है, हर आदमी प्याज खाता है, हर आदमी गेहूं का इस्तेमाल करता है, हर आदमी चावल का इस्तेमाल करता है, तो ये कितनी महंगी हो जाएंगी। जब ये अडानी, अंबानी, बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएगी तो मनी रेट पर वो बेचेंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा। इसका विश्लेषण हमने किया? नहीं किया। इसका विश्लेषण सरकार ने किया? नहीं किया। तो इस देश की सरकार क्या कर रही है? इस देश की सरकार आपको गुलामी में ले जाने वाली है। किसानों को क्या नुकसान होगा? 1,000 का एग्रीमेंट होंगे, 1,000 पेज के एग्रीमेंट। किसान उसको समझ नहीं पाएगा,
जैसे हम बैंक में लोन लेने जाते हैं, पढ़े लिखे आदमी को भी पता नहीं रहता, वो दबादब साइन करता लोन के चक्कर। ऐसे ही किसान और पूंजीपति जो भी प्राइवेट कंपनियों के उसके एग्रीमेंट होंगे, एग्रीमेंट में क्या हुआ, किसान को पता ही नहीं लगेगा, उसकी जमीन गिरवी रख ली जाएगी। जमीन गिरवी रखने से हमारी जो माताएं बहनें गांवों में जो घास लेने जाती हैं किसानों के खेतों में, मजदूरों की औरतें भी, वो बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? जमीन तो उनके पास चली जाएगी, किसान भिखारी हो जाएगा, और जब वहां पर औरतें जो घास लेने जाती हैं उसका बंद हो जाएगा। वो गाय पालती, भैंस पालती हैं, भेड़ पालती हैं, दूध बेचती हैं, और वहां कंटिन्यू तारे लगा दी जाएंगी, वहां सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाएंगे, तो वो घास लेने देंगे क्या? जो आज माताएं बहनें गांव में भैंस पालती हैं, भेड़ पालती हैं, बकरी पालती हैं, वो बंद हो जाएगा। फसलों की कटाई करती हैं, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि अडानी अंबानी तो मशीन लेकर के आएंगे। उनको तो लोग कम चाहिए, मशीनों से काम करवाएंगे जिसमें मजदूरी कम देनी पड़े। कपास चुगने की भी मशीनें आ गई, तो मजदूर तबके पर मजदूरी खत्म हो जाएगी, उसका शोषण बढ़ेगा, और मौजूदा सरकार ने उसके शोषण को बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों में भी तब्दीली कर दी। अब जब 8 घंटे काम करते थे, अब आपसे 12 घंटे काम लिया जाएगा। ये कानूनन ठीक बता दिया इस देश की सरकारों ने, इस देश में जो गुंडे लोग बैठे हैं सरकारों में, लेकिन हमारी चिंता नहीं है। हमारी आंखों के सामने बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब के साथ जो साथी थे, जिस सोच से, जिस मानसिकता से संविधान बनाएगा, वो संविधान पे अटैक किए जा रहे हैं। इस देश में तानाशाही की जा रही है। तो इसलिए साथियों, ये किसान का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, और हम सबका मुद्दा है, कर्मचारी का मुद्दा है, छात्र का मुद्दा है, नौजवान का मुद्दा है। ये सभी साथियों को आज इकट्ठे होकर के किसानों के समर्थन में खड़ा हो जाना। साथियों, मैं कुछ बातें संगठन और सिस्टम पर करना चाहूंगा। संगठन क्या होता है? क्या संगठन एक व्यक्ति होता है? हमने क्या समझा आज तक? संगठन एक व्यक्ति को ही समझ लिया। बहुत सारे लोग बामसेप के बारे में भी क्या बात करते हैं, उसकी बामसेप, उसकी बामसेप, उसकी बामसेप। क्या बामसेप एक व्यक्ति की हो सकती है? क्या बामसेप एक जाति की हो सकती है? जब बामसेप के लोग कह रहे हैं हम इतनी जातियों को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या जाति विशेष की होनी चाहिए? क्या क्षेत्र विशेष की होनी चाहिए? क्या बामसेप पार्टी विशेष की होनी चाहिए? या बामसेप ऐसी होनी चाहिए वो किसी पार्टी की गुलामी करती रहे? लेकिन बामसेप को बामसेप समझा नहीं गया। बामसेप को बामसेप समझने की जरूरत है, बामसेप को बामसेप बनने की जरूरत है, बामसेप को बामसेप बनाने की जरूरत है। और उसके लिए बामसेप कैसे नहीं बनेगी साथियों? बामसेप कैसे बनेगी? आपको पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा, उसके लिए त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। बिना त्याग और समर्पण के ये नहीं बन सकती, और ये आपकी ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है साथियों? बहुत सारे साथी बाबा साहब की फोटो पर देखते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बामसेप के लोगों ने लिखा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। और बाबा साहब अंबेडकर ने बोला था टू एजुकेट, टू एजिटेट, टू ऑर्गेनाइज। बामसेप ने तीसरी बात को दूसरे नंबर पर लिख लिया, और बाकी लोग लिखते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब सवाल ये साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने शिक्षित बनके करोड़ों लोगों को शिक्षित किया, हमने कितने लोगों को शिक्षित किया? बाबा साहब ने शिक्षित बनके करोड़ों लोगों को रोजगार दिलाए, हमने कितने लोगों को रोजगार दिलाए? बाबा साहब ने शिक्षित बनके हजारों जातियों को इकट्ठा किया, उनका शेड्यूल्ड बनाया, शेड्यूल्ड कास्ट,
शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज, कितनी जातियों को इकट्ठा किया। हमने कितनी जातियों को इकट्ठा किया। हमने बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के जाति जाति के संगठन बना दिए और एक और भ्रम पैदा कर रहे हैं। जैसे अब जांगड़ा जी बोल रहे थे कि जांगड़ा समाज, धानक समाज, जाट समाज, सैनी समाज। अब ये क्या है? ये समाज है या जाति? और ये जाति किसने बनाई? क्या हम अपनी मर्जी से बने? देखो, अगर हमें ये अधिकार होता, जाति, अगर मुझे ये राइट होता कुछ भी बन जाए, तो मैं क्या चमार बनता, या मेरे पुरखे चमार बनते, या जाटो बनते, या रैगर बनते, क्या बनते? या वाल्मीकि बनते, या धानक बनते, या सैसी बनते, क्या बनते? अगर इन जातियों के लोगों को यह आजादी होती जाति में, किसी भी जाति में जाने की, तो क्या बनते? ब्राह्मण बनते, या और कोई उसके करीब की जाति होती उसमें जाते। लेकिन सवाल यह, हमें यह आजादी नहीं थी, तो इसका मतलब दुश्मन ने आपको डाला और आप उसी में गर्व कर रहे हैं। गर्व से को वाल्मीकि, गर्व से को जाट, गर्व से को प्रजापति। बाबा साहब अंबेडकर महार थे। हरियाणा के डॉक्टर साहब बैठे हैं, कुम्हार जाति दो तरह की हरियाणा में, हिसार में, भिवानी में गोले हैं, और इधर के कुम्हार महार हैं। और बाबा साहब अंबेडकर भी महार थे। क्यों प्रजापति जी? महार होंगे आप भी, ये आपके सामने है। लेकिन हमने बाबा साहब अंबेडकर को कहां तक सीमित कर दिया? तो बाबा साहब अंबेडकर की हमारे साथ तो रिश्तेदारी नहीं थी। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारी भी सोची ना। और हम किसकी सोच रहे? अपनी अपनी जाति की, अपने परिवार की, अपनी खुद की। तो हम क्या बाबा साहब के अनुयायी हैं? क्या हम बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं? तो यह चिंतन का विषय साथियों, कि बाबा साहब अंबेडकर ने सबकी सोची, तो क्या हमें नहीं सोचनी चाहिए? बाबा साहब ने वोट का अधिकार सबको दिलाया, महिला पुरुष सबको दिलाया। अगर वोट का अधिकार सबको ना मिला होता, तो आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बने ओम प्रकाश चौटाला बने, अब भूपेंद्र हुड्डा कभी नहीं बन सकते। लेकिन मैं इनसे क्या शिकायत करूं? दीनबंधु सर छोटूराम का जो आंदोलन, उस पर भी उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। उनके लिए सबसे ज्यादा काम किया दीनबंधु सर छोटूराम ने। लेकिन छोटूराम की विचारधारा के लिए उनसे जो अपना रिश्ता जोड़ रहा, जो उसका रिश्तेदार भी है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, मुझे नहीं लगता उसने उसकी विचारधारा के लिए कोई काम। तो इसलिए साथियों, संगठन और सिस्टम बनाने की जरूरत है। किसान और मजदूर एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक हड्डी एक खून के लोग हैं, उनको इकट्ठा बैठने की जरूरत है। और हमें ये साथियों, ये काम केवल ऐसे नहीं होगा, ये हमें लोगों के माइंड सेट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर भ्रांतियां आ गई है, उनके दिमाग में कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, कन्विंस करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और इस तरह के कार्यक्रम लगाने पड़ेंगे। इस तरह के कार्यक्रम लगा करके हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। और कन्विंस करने के लिए संगठन निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में ही ताकत होती है। और संगठन सिस्टम वाला बनाना पड़ेगा। बिना सिस्टम के आपका संगठन किसी काम का नहीं। अगर आप व्यक्ति से जुड़े हो तो व्यक्ति यहां होगा और संगठन यहां होगा। और व्यक्ति में कमी कमजोरी आ सकती है,
किसी व्यक्ति में फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक व्यक्ति के नाम पे नेतृत्व है, एक व्यक्ति के हाथ में कमांड है, अगर वो आदमी डूब जाता है तो पूरा समाज डूब गया। अगर मैं आज तक अच्छा हूं मान ले, कल मैं बुरा हो सकता हूं, आदमी की क्या गारंटी। तो इसलिए आपको एक व्यक्ति का नेतृत्व नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप चाहिए, संस्थागत नेतृत्व चाहिए। और संस्थागत नेतृत्व ऐसा चाहिए, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी कि एक आदमी अगर मर गया तो देखो कौन किसको नेता बना, चिंता का विषय हो जाता है। क्या ऐसा होना चाहिए संगठन में? अगर एक व्यक्ति जाए तो हजारों दिखे, कोई कमी नहीं, ये होता है संस्थागत। तो इसलिए साथियों, लेकिन हम आज तक किससे जुड़े? व्यक्तियों से जुड़े, अपनी अपनी जाति के लोगों से जुड़े। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं राज ले लो, राज ले लो, राज ले लो। राज क्या हथेली पे रखा है? राज के लिए लोग चाहिए। लोग हैं आपके पास? नहीं। तो पहले क्या करोगे? लोगों की तैयारी। वो लोग कैसे बटे हुए लोग हैं, जो आपके साथ आना नहीं चाहते, जो आपके साथ बैठना नहीं चाहते, तो क्या करोगे? पहले उनको बैठाना शुरू करो, उनके साथ बातचीत करना शुरू करो, उनका संगठन निर्माण करो। जब वो संगठन में जुड़ जाएंगे, जब एक बड़ी संख्या आपके पास हो जाएगी, तो आपको वोट भी देंगे वो। जब आदमी कन्विंस हो जाएगा, आपको पता है, आप मिशन की बात हम सारे लोग कर रहे हैं, तो मिशन क्या करता है आपको पता है? मिशनरी लोग जान की परवाह नहीं करते। और हम फूले अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उनका एक आंदोलन है, उनका एक मिशन है। और जो जान की परवाह करते हैं मिशनरी नहीं हो सकते। तो इसलिए आप जो मिशन जो पैदा करना चाहते हो, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन जो आप पैदा करना चाहते हो, तो उसके लिए त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, आपका दिमाग भी देना पड़ेगा, आपको अपना शरीर भी देना पड़ेगा। तन मन धन से जब सहयोग करोगे, संगठन निर्माण हो सकता है। और संगठन निर्माण करने के लिए सभी साथियों को आगे आना चाहिए। जो भी उनसे हो सकता है, दूसरी जातियों में बैठना चाहिए, दूसरी जातियों की साइकोलॉजी को समझना चाहिए, वो कैसे जुड़ेंगी। और उनके भी महापुरुष हैं। अगर आप अपनी अपनी जाति को कहोगे कि हमें वाल्मीकियों को सत्ता में लाना है, समाज सोचेगा चमारों को सत्ता में लाना है, तो धानक है, ओड है, सैंसी, वो भी सोचेगा मैं मुझे भी आना सत्ता में। आप जाति के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए इन जातियों का संगठन निर्माण करो। और ये जातियों का संगठन क्यों निर्माण करो? क्योंकि एक हड्डी, एक खून के लोग हैं, ये एक ही वंश के लोग हैं, इनके पुरखे एक थे, इसलिए इनको इकट्ठा करना है। इकट्ठा करोगे, जैसे मैं अभी प्रजापति जी की बात कर रहा था, दिल्ली में वाल्मीकियों का गोत्र महार है, बालकिशन महार एक वाल्मीकि नेता है, पूरी बस्ती महार है। ऐसी क्यों है? क्योंकि ये चीज है कि हम कभी न कभी एक थे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों। अगर मैं बहुत सारी ये भी यहाँ पर बहुत सारी जातियां जो बैकवर्ड क्लास है, जैसे आप लोहार है, खाती है, झीमर है, जैसे आप गाड़ी बोलते धीमान है, वही धीमान वहां हिमाचल में शेड्यूल कास्ट है, यहाँ बैकवर्ड क्लास है। रोहिला दर्जी वो कई जगह शेड्यूल कास्ट है, बिहार में वो शेड्यूल कास्ट है, यहाँ वो बैकवर्ड क्लास है। लेकिन हमारे लोगों को ये पूरी जानकारी नहीं है। उनको ये जानकारी देने की जरूरत है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, एक हड्डी एक खून के लोग हैं। उनको अपना भाईचारा स्थापित करना चाहिए और स्थापित करके एक संगठन करना चाहिए। मुझे लगता है साथियों, आपका कार्यक्रम आप सुबह से बैठे हैं और समय को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे ये अपील करना चाहूंगा, सभी साथी मूल निवासी संघ से जुड़े, वाम सेठ को भी सहयोग करें और इसके जो आंदोलन और जो कार्यक्रम हैं उन पर आप धन से सहयोग करें। इसी के बाद साथ आपसे रजा चाहता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी।